बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज मैं आप लोगों के साथ हडल करूँगी, डिस्कस करूँगी, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स। ओके, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स। सेकंड पे आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स की, और थर्ड पे हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी क्या चीज़ है। स्टेबिलिटी पे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, किन फैक्टर्स की वजह से उसमें कोई चेंजेस आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स आर आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसका फर्स्ट पॉइंट यही बनता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसके बाद इसकी डेफिनेशन है, तो दीज आर द क्लास ऑफ द कंपाउंड्स इन विच अ सेंट्रल मेटल आयन और एटम कोऑर्डिनेटिंग विद वन और मोर लिगेंड्स। ठीक है, ऐसी क्लास कंपाउंड्स की जिनमें एक सेंट्रल एटम जो आयन हो सकता है, कोई मेटल हो सकती है या समथिंग एल्स, कुछ भी वो हो सकता है, वो क्या कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है एक या एक से ज़्यादा लिगेंड्स के साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं कि एक सेंटर है और उसके साथ एक दो या इनसे ज़्यादा जो लिगेंड्स है वो अटैच हो सकते हैं। अब इसमें हम टर्म को यूज़ कर रहे हैं लिगेंड्स को, तो हम लेते हैं कि लिगेंड्स क्या हैं। Ligands are those species that share their electrons to form the coordinating bonds। ठीक है, Ligands वो species हैं जो सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। किस बॉन्ड के ज़रिए, कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड के ज़रिए, और उनके रिजल्ट में क्या बनता है, कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं, जिनमें एक सेंट्रल एटम होता है और उनके साथ एक या एक से ज़्यादा लिगेंड्स अटैच होते हैं। और लिगेंड्स क्या हैं, सिंपली वो स्पीशीज़ या वो एटम्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं सेंट्रल एटम के साथ, वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स। और ये ओवरऑल क्या बना देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स। ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम डिस्कस करते हैं। वो डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे कि उनका रिएक्टिव जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैसा है, रिएक्टिविटी उनकी कैसी है, कौन सी चीज़ें हैं जो उनकी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करती हैं, एंड सो ऑन। तो अब हम सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने ये देखना होता है कि हाउ मैनी लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ कितने ज़्यादा लिगेंड्स अटैच हैं, उन्हें हम उस कंपाउंड का क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई मेटल ले लें, कैल्शियम सपोज करते हैं हम, तो उसके साथ अगर 4 दूसरे एटम्स अटैच हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, लिगेंड्स क्या हैं, बेसिकली ये आयंस हैं या एटम्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ, और कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड्स बनाते हैं, जिनके रिजल्ट में फर्दर क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्सेस। अब इनकी फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में इसमें हम अगर आ गया मोनोडिनटेट, अगर कोई भी लेजेंड अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोडिनटेट लेजेंड। अगर वो 2 करेगा तो बाइडिनटेट, और अगर वो 2 से ज़्यादा करेगा तो वो पॉली होगा। ज्योमेट्री होगी जिस वे में, जिस अरेंजमेंट के ज़रिए जो लिगेंड्स है वो सेंट्रल एटम्स के साथ अटैच होंगे। बेसिकली क्या चीज़ है ये, इन विच वे लिगेंड्स आर अटैच्ड टू द सेंटर और द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर हो सकती है। ठीक है, टेट्राहाइड्रल हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, या ऑक्टाहाइड्रल। तो मैनी मोर इसकी जो ज्योमेट्रीज होती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स की, जिनमें हम ये देखते हैं बेसिकली कि लिगेंड्स किस तरह से अटैच है सेंट्रल एटम के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो ये है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अब क्या होगा, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो बॉन्ड जिसके ज़रिए से सेंट्रल एटम के साथ कोई भी लिगेंड अटैच होगा, वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स। और इसमें सिंपली और कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल बात ये भी है कि देखिए, अगर एक चीज़ शेयर कर रही है तो दूसरी एक्सेप्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि एक साइड पे क्या होगा, डोनर साइड एक होगी और दूसरी एक्सेप्टर साइड होगी, और इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा।
अब हम देख क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्लियर यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है कोलोरेशन। तो कोलोरेशन का क्या मतलब है कि कलर्स जो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स के वो कैसे बनते हैं या कैसे चेंज होते हैं। तो जो मेन पॉइंट है इसमें यही है कि जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स में डी ऑर्बिटल होगा, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और जो किसका काज बनते हैं, कलर चेंजेस का या कलर्स का इन कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक कौन से होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स, जो वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, जो वीकली अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक मैग्नेट्स की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उसे हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। और ये किस वजह से होते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें डायामैग्नेटिक को, तो ये बिहेवियर किस वजह से होता है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो भी कंपाउंड्स हैं वो वीकली रिपेल्ड होते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म क्या है, आइसोमरिज्म सिंपली हमें पता है, शुरू से हमने पढ़ा है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसे हम सेम रखते हैं, जो हम अरेंजमेंट है या कनेक्टिविटी है एटम्स की वो हम डिफरेंट कर लेते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। तो स्टेबिलिटी जो है वो हमारा फर्दर जो मेन टॉपिक वो है वो आएगा कि स्टेबिलिटी किन पे इफेक्ट करती है, जो लीजेंड्स की नेचर पे, ठीक है, सेंट्रल एटम पे डिपेंड करती है, उनकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है। और इसी तरह जो रिएक्टिविटी है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स कैसे रिएक्शंस दे सकते हैं, तो वो स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ रिएक्शन वो स्पेसिफिक कंडीशंस पे देते हैं, ठीक है, और कुछ रिएक्शंस वो जनरली दे देते हैं। तो उन रिएक्शंस में आ जाते हैं लीजेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड एसिड बेस रिएक्शंस। नाउ वी डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम जो स्टडी करेंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को करेंगे, उन फैक्टर्स को करेंगे जो स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो अब हम ये देखते हैं कि स्टेबिलिटी क्या चीज़ है। तो स्टेबिलिटी रेफर्स टू द स्टेट दैट रेजिस्ट टू एनी चेंज और डिस्ट्रप्शन, ठीक है। कोई भी चीज़ अपनी स्टेबल हालत में, अपनी स्टेबल स्टेट में होती है जब वो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करे, कोई भी चेंज अपने अंदर ना आने दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी एटम की ही बात करें तो हम कहते हैं कि ये एटम अपनी स्टेबल हालत में है, ठीक है, ये अब मज़ीद रिएक्शन नहीं देगा बिकॉज़ वो पहले ही स्टेबल है। वो नहीं चाहता कि उसमें कोई चेंजेस आए या उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो या उसमें कोई रद्द-बदल हम करें। तो ये स्टेबिलिटी क्या होती है कि कोई भी चीज़ अगर अपनी स्टेबल हालत में आ गई है, स्टेबल स्टेट में आ गई है, तो वो रेजिस्ट करती है कि कोई भी चेंज किसी किस्म का उसमें ना लाया जाए। अब हम जो मेन टॉपिक है जो हमारा वो हम स्टडी करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी क्या है, वो किन चीज़ों पे इफेक्ट करती है, किन फैक्टर्स पे इफेक्ट करती है। तो फर्स्ट वो हो जाएगा जी नेचर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। सेकंड पे आ जाएगा साइज ऑफ सेंट्रल एटम। थर्ड पे हम देखेंगे चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। फोर काइलेशन इफेक्ट। और फिफ्थ पे हम देखेंगे सॉल्वेंट एंड पीएच। तो फर्स्ट फैक्टर इसका यही है, नेचर ऑफ सेंट्रल एटम। नेचर ऑफ सेंट्रल एटम का क्या मतलब है कि किस तरह का सेंट्रल एटम है, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम की स्टेबल होगा, नेचुरल या उसके जो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, उसकी बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे, तो वो प्रेफर करेगा कि वो स्टेबल रहे, ना कि वो अपने अंदर कोई चेंज करे। तो कह सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो इफ़ेक्ट करती है किस पे, नेचर किसकी, जो इसके सेंट्रल एटम की। तो सम मेटल्स हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। कुछ मेटल्स होती हैं जिनके पास हाई टेंडेंसी होती है, ज़्यादा बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बॉन्ड्स बनाते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं, दे सकते हैं, शेयरिंग करते हैं समथिंग कुछ भी। तो इसकी एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो है ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अब हम सेकंड जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ सेंट्रल एटम। तो इट आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
तो हमने ये भी देखा कि जो सेंट्रल एटम की पहले हमने देखी कि नेचर इफेक्ट करती है। अब सेकंड पॉइंट पे हम ये देखेंगे कि सेंट्रल एटम का साइज़ भी इफेक्ट करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को। अब हम देखते हैं कि जो स्मॉलर साइज़ का जो मेटल आयन या सेंट्रल मेटल हो गई, वो प्रेफर करेगी कि वो किसी स्मॉलर साइज़ लीजेंड के साथ ही बॉन्डिंग करे। ठीक है, इसी तरह जो लार्ज साइज़ सेंट्रल एटम होगा वो किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, लार्जर साइज्ड लीजेंड के साथ। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि जो सेंट्रल एटम है वो भी इफ़ेक्ट करता है स्टेबिलिटी को। देखते हैं थर्ड फैक्टर को, जो कि है चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा ये भी हमने पहले देखा। फर्स्ट पे ही हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं। कॉम्प्लेक्सेस तब बनते हैं जब सेंट्रल एटम के साथ एक या एक से ज़्यादा लीजेंड्स अटैच होते हैं। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी में बात करें चार्ज की, तो वो इस वे में हम कहेंगे कि जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास, जो भी कंपाउंड बनेगा, उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी है उसे इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसके ऊपर बैलेंस चार्ज है, ठीक है, न्यूट्रल है वो, तो वो मोर स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर उस पर कोई केटाइन नहीं है या कोई एनाइन नहीं है, तो वो लेस स्टेबल होगा एज़ कंपेयर टू द न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, तो प्रेफर करते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जब भी बने कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड में, वो न्यूट्रल चार्ज रखे या उसके ऊपर चार्ज बैलेंस्ड हो, कोई भी केटाइन या अनाइन ना प्रेजेंट हो, अदरवाइज़ जो उसकी स्टेबिलिटी है वो इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जांपल में देख लें, तो जो कोबाल्ट है वो जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है वो क्लोराइड आयंस के साथ बनाता है। फैक्टर को डिस्कस करेंगे, वो है काइलेशन इफेक्ट या काइलेशन लीजेंड्स। तो काइलेशन का पहले हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो काइलेशन occurs when a legend form multiple bonds with the central atom। ठीक है, काइलेशन कब अक्कर होती है, जब एक लीजेंड है वो एक ही सेंट्रल एटम के साथ एक से ज़्यादा मीन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, तो वो क्या बना काइलेशन वहाँ पे अक्कर हो जाती है। और इसी तरह जो काइलेटिंग लीजेंड्स हैं या काइलेटिंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लीजेंड डैट हैव द वन बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कि काइलेटिंग की पहले हमें समझ लग गई, वो क्या है कि जिसमें एक लीजेंड एक या एक से ज़्यादा बॉन्ड्स बनाता है सेंट्रल एटम के साथ। और सेकंड फिर हमने वो स्टेबिलिटी पे देखा, तो वो कैसे इफेक्ट करते हैं कि अगर कोई काइलेटिंग लीजेंड है तो वो मोर स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू द लीजेंड डैट हैव ओनली सिंगल बॉन्ड विद द सेंट्रल एटम। तो इसकी अगर हम एग्जांपल में देखें तो EDTA, ठीक है, ये कंपाउंड है इथाइल नी डायामाइन टेट्रा एसीटेट। ये जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स इसके जो हैं वो किसके साथ बनते हैं, मेटल्स के साथ, फॉर एग्जांपल कैल्शियम। अब नेक्स्ट जो, तो यहाँ तक हमारे हो गए 4 फैक्टर्स कंप्लीट। अब हमारा लास्ट और फिफ्थ फैक्टर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट एंड पीएच। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, जो इनकी स्टेबिलिटी है वो चेंज हो सकती है पीएच के साथ भी, सॉल्वेंट्स के की वजह से भी, और टेम्परेचर की वजह से भी। ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल हमने कोई भी सॉल्वेंट लिया और उसकी हमें जो पीएच रिक्वायर्ड है वो 4 है, लेकिन जब हमने रिएक्शन परफॉर्म किया और उसकी पीएच चेंज हो गई है, तो जो कंपाउंड है फर्स्ट तो वो सही नहीं बनेगा, सेकंड वो स्टेबल भी नहीं होगा, मींस कि वो डायरेक्टली किस पे इफ़ेक्ट करेगा, स्टेबिलिटी पे। इसी तरह सेकंड हम देखें टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर कुछ रिएक्शंस होते हैं जो हमारे पास ऑप्टिमम और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हम करते हैं, और हमें वो ओबे करना पड़ता है टेम्परेचर की जो भी रेंज होगी, अदरवाइज़ जो रिएक्शंस है वो सही परफॉर्म नहीं होते। इनके या तो वो अनस्टेबल हो जाएगा या फिर मतलब कि सही नहीं होगा। तो जो टेम्परेचर की रेंज है वो भी हमें स्पेसिफिक चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेबल कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स। और जो हमें जो फैक्टर्स हैं, अब यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गए सारे फैक्टर्स। अब एक मेन पॉइंट ये भी है कि जो ये फैक्टर्स है ये वेरी कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस की वजह से। ठीक है, और एक्सटर्नल कंडीशंस भी इन पे इफ़ेक्ट हो सकती हैं। और अब जो डिफरेंट तरह की हम एक्सपेरिमेंटल और थेरेटिकल एनालिसिस को भी रिक्वायर होता है समटाइम्स इनकी स्टेबिलिटी को चेकआउट करने के लिए। और ये भी फर्दर अगर हमें स्टडी करना हो तो वो फिर हम एनालिसिस करते हैं केमिकल लेबॉर्ट्रीज़ में।
तो यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी एंड देन हमने उसकी स्टेबिलिटी देखी। स्टेबिलिटी पे जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं हमने उनको डिस्कस किया। और अगर किसी को यहाँ से कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कहीं से कुछ समझ नहीं लगी तो वो कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। थैंक यू।